Okay, so in maths we are going to start new chapter, that is binomial theorem. So हम चैप्टर देखने वाले हैं बाइनोमियल थियरम. ओके, सो बाइनोमियल थियरम अगर सिलेबस की बात करें तो बहुत कुछ रिड्यूस्ड हो गया है, नई बुक में तो निकाल ही दिया है. अगर हम पुरानी बुक यूज़ कर रहे हैं सो उसमें हमें कट करना पड़ेगा. सो आई कैन टेल यू, तुम बुक में ही मार्क कर सकते हो. पहला तो सब कुछ है ही. एग्जाम्पल 1 इज देयर इन दिस सिलेबस, पेज नंबर 165. Example 1 is there, 2 is also there, 3 is also there, and 4 is also there. And full exercise 8.1 is there. Okay, that's it. उसके बाद डायरेक्टली कोई एग्जाम्पल नहीं, कुछ भी नहीं, मिसलेनियस एक्सरसाइज लास्ट पेज नंबर 175. एंड पेज नंबर 175 में भी से न्यूमेरिकल 4 है, 5 है, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 नहीं है, 7, 4, 5 ये 4 क्वेश्चंस है. उसके अलावा पीछे जो 2 है 9 एंड 10 दे आर ऑल्सो देयर. दैट्स इट. ये 6 क्वेश्चंस ही है मिसलेनियस में. टोटल एग्जाम्पल्स सिर्फ 4 है और एक्सरसाइज 8.1. दैट्स इट. एग्जाम्पल पहले जो हमने 4 पिक किए ना, 1, 2, 3, 4 वही है और कोई एग्जाम्पल भी नहीं है. बस इतना ही चैप्टर है. रिड्यूस्ड हुआ है, बहुत कुछ रिड्यूस्ड हुआ है. मतलब ये 4, 5, 6, 7 रिड्यूस्ड हुआ है? नहीं, 4, 5, 6, 7 है और पीछे 9, 10 भी है. उसके अलावा कुछ नहीं है. ओके, तो जो भी है वो मैंने तुम्हें टिक करवाया. एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, एक्सरसाइज 8.1, मिसलेनियस में 4, 5, 6, 7, 9, 10. सर ये 11 का फाइनल का पेपर बाहर से नहीं आता? बाहर से मतलब गवर्नमेंट देते तो है चॉइस कि गवर्नमेंट मतलब 11th का और 9th का पेपर बना के दे, बट JMB में नहीं देंगे क्योंकि उनका गवर्नमेंट का सिलेबस फॉलो करना पड़ता है और गवर्नमेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं चलता है JMB में, मुझे पता है. ओके, तो मोस्टली प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता है, बट गवर्नमेंट स्कूल और से गवर्नमेंट के रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करने वाली स्कूल में ऐसा होता है. तो गवर्नमेंट ने बोला होगा कि जून में सपोज 2 चैप्टर कंटिन्यू करने हैं तो वो 2 ही किए, जुलाई में 2 करने हैं तो वही 2 फॉलो किए जो गवर्नमेंट ने बोले हैं. तो अगर फुल्ली फॉलोड कर रहे हैं तो अदरवाइज होगा क्या, गवर्नमेंट तो पेपर दे देगी बट कई चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुम्हारे बाकी होंगे, कई चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुम्हारे तो हो गए हैं बट गवर्नमेंट के सिलेबस में नहीं है. लाइक दैट. ओके, फाइनल एग्जाम का भी दे सकते हैं बट फिर अगेन टाइमिंग का इशू हो जाएगा कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से देंगे कि सबकी फाइनल एग्जाम होगी से मार्च एंड में, लाइक दैट. लेकिन फिर स्कूल को कंसिडर करनी है फरवरी में तो फिर खुद बनाना पड़ेगा. लेकिन हाँ, अगर सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना हो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है तो यस, क्लास 9 और क्लास 11 का गवर्नमेंट की तरफ से पेपर बन के आता है. इवन क्लास 10 और क्लास 12 का भी गवर्नमेंट की तरफ से पेपर बन के आता है. जैसे कि हम स्कूल में प्री बोर्ड्स देते हैं, वो पेपर भी गवर्नमेंट की तरफ से बन के आता है. बट कई स्कूल्स उसको फॉलो करती है, कई स्कूल्स उसको फॉलो नहीं करती, लेकिन आता ज़रूर है. और दैट यू कैन चेक आफ्टर सम टाइम, यू कैन चेक ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट ऑल्सो. तो हमारे मैम है ना, उन्होंने तो 8.2 भी करवाया है. अच्छा, और बोला कि मैं तो पूछूंगा. लेकिन क्यों? वो पता नहीं क्यों बोले जितना मैं करवाऊंगा उतना मैं पूछूंगा. बट सिलेबस में ही नहीं है, बुक में ही नहीं है तो. वो तो हमने बोला पर वो नहीं मानेंगे. अच्छा, हाँ, तो क्या कह रहे हैं वो? तो मैं वो तो ये बोल रहे हैं कि मैं तो पूछूंगा, जितना मैं करवाऊंगी मैं उतना पूछूंगा. इसलिए मैंने पूछा अगर बाहर से बन के आ जाएगा तो ठीक है, नहीं. तो फिर सिलेबस में वो नहीं आएगा. लेकिन अगर मैम ही पूछ सके तो फिर वो डाल देंगे. नहीं, बट सब मिलके बात करो, सारे स्टूडेंट्स मिलके, और वो उससे भी काम ना हो तो पेरेंट्स से बात करवाओ कि जो चीज़ ऑलरेडी रिड्यूस्ड हो गई है, जो बुक में टॉपिक है ही नहीं, उसको क्यों करें. ओके, मतलब वो पूछने ही वाले नहीं है. और आज के जैसे अभी दिस ईयर चेंज हुआ है, ये सारी जो चेंजेस हुए हैं वो ये ईयर दिस ईयर चेंज हुए हैं, तो ये साल अगर चेंजेस हुए हैं तो फिर अब जो
जेडब्ल्यू नीट के क्वेश्चंस पेपर होंगे वो भी इसके अकॉर्डिंगली होंगे कि भाई ये बच्चे पढ़े ही नहीं है तो उसको कैसे पूछ ले, लाइक दैट। ओके, सो तुम पहले ट्राई करो, वो तो आपने ट्राई किया था। तो फिर पेरेंट्स को बोल दो और पेरेंट्स को बोलो कि बात करें कि जो सिलेबस में नहीं है वो क्यों करवा रहे हैं। फिर सपोज वो अगर प्रैक्टिस हम ना करें क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हमारे ट्यूशन में करवा रहे हैं इतना ही, बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सिलेबस में नहीं है तो जो सिलेबस में है उसका वो और डिटेल्ड करवाओ, कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करवाओ एंड ऑल, लेकिन जो सिलेबस में है ही नहीं उसकी प्रैक्टिस करवा के क्या करेंगे, लाइक ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू करवा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जैसे कि क्लास 10th में भी ऐसे ही कई स्कूल्स में बच्चे बता रहे हैं कि सपोज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर है एंड ऑल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल चैप्टर है, तो फिर वहाँ पे एक एक्सरसाइज जैसे वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड्स थी डिफरेंट, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो न्यूमेरिकल्स है वो करवाए हैं कई स्कूल में, तो वो वैलिड है, वो लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसका तो इक्वेशन बनेगा। अब वो इक्वेशन तुम कौन से मेथड से सॉल्व करोगे, दैट चॉइस यू हैव। भले ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकल गई है तो वो तुम यूज ना करो, तुम यूज कर लेना सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, लेकिन वो न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट है ही। तो उस सेंस में अगर लॉजिक बैठ रहा है कि हाँ है तो करना चाहिए, अगर लॉजिक नहीं बैठ रहा है, वो टॉपिक ही नहीं है, उसके रिलेटेड कुछ नहीं है, देन यू हैव टू रेज द वॉइस। ओके, तो पेरेंट्स को भी बताओ कि ऐसा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थियरम। सो बाइनोमियल थियरम एक्चुअली बाय मतलब दो, ओके, बाय का मीनिंग होता है दो एंड नोमियल का मीनिंग होता है ये जो हम एक्सपांशन कर रहे हैं वो, तो मतलब हम एग्जैक्टली दो जो वेरिएबल है उसका फॉर्मूला का एक्सपांशन कर रहे हैं। और थियरम इसलिए क्योंकि थियरम हम एक डिराइव कर लेंगे कि ये बाइनोमियल थियरम का से इक्वेशन है, हर जगह यही लगेगा, तो वो हम डिराइव कर रहे हैं और उसके बाद हम वही थियरम के बेस पे सारे न्यूमेरिकल गिनने वाले हैं। ओके, तो चैप्टर पूरा हो गया स्कूल में, मिसलेनियस बाकी है। ओके, सो बाइनोमियल थियरम स्टार्ट करें एकदम बेसिक से। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। एनीथिंग रेज टू 0 दैट विल बी से 1। देन हम ऐसा बोले कि x प्लस वाई होल रेज टू से 1, इसका आंसर क्या आएगा x प्लस वाई, यस। देन हमें ये फॉर्मूला भी पता है x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो हम क्या लिखते थे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देन फिर x प्लस वाई होल क्यूब, वो भी फॉर्मूला हमें याद है या नहीं याद है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y 3x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर x, अरे 3xy स्क्वायर हाँ प्लस y क्यूब। ओके, तो वैसे ही अगर हम बढ़ते जाए तो x प्लस वाई होल रेज टू 4 भी है, लेकिन हम तो ऐसा कोई फॉर्मूला सीखे ही नहीं, कि ऐसा कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला सीखे ही नहीं कि इसका लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। तो हम यही सब का यूज करके कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि सपोज हम ऐसा बोल दे कि इसे x प्लस वाई होल क्यूब इंटू से x प्लस वाई, अगर ऐसा हम कर दे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, जैसे कि ये x प्लस वाई होल क्यूब करे तो x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला तो ये है ही, सो मैं लिख देता हूँ से x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस से वाई क्यूब इनटू ब्रैकेट से x प्लस वाई। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इंटू से x प्लस वाई का करेंगे, सो प्लस वाई x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई क्यूब प्लस वाई रेज टू 4। डन। ओके, अब उसका भी सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो क्या आएगा से x रेज टू 4 प्लस 3x क्यूब वाई, और है कहीं पे x क्यूब वाई नहीं है, सो से 3
एक्स क्यूब प्लस से 3x²y² वो तो है ये रहे, ओके, सो टोटल हो जाएंगे 6x²y²। देन उसके बाद से x वाली टर्मिनोलॉजी टर्म्स कितनी है, से यहाँ पर एक है xy³ और वहाँ पर है 3xy³, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, 4xy³ डन। xy³ 3 और ये 1 तो 4 हो गए। देन x ये क्या आया वापस, yx³ तो वैसा है कुछ, ये है ना 3x³ y ये, ओके, तो वो भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 4x³ y, देन x³ y, देन ये तो आ गया, ये भी आ गया, एंड प्लस से y⁴। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया x + y⁴ डन। वैसे ही अगर हम देखें तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं x + y⁵ तो 5 का होगा तो हम कैसे करेंगे, सपोज x + y³ का है और से 4 का है इनटू और x + y कर दो तो भी 5 हो जाएगा, या फिर 2 का स्क्वायर का और क्यूब का है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो भी 5 का हो जाएगा डन। तो वैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम जैसे कि कोई ऐसा बोल दे कि x + y⁻10 20 तो फिर ये कितना आगे करेंगे, मतलब उसके लिए हमारे पास x + y⁻9 इंटू x + y होना चाहिए, या फिर x + y⁻5 और x + y⁻5 वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो वेरी लेंथी प्रोसेस इज देयर। तो और आगे हम सोचे तो क्या कर सकते हैं, तो ये पहले तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो हमने देखा उसमें ये तो एकदम सिंपल है, रेज़ टू 0 तो 1 और रेज़ टू 1 तो वो सही रहेगा, तो ये दोनों तो एकदम सिंपल है। यहाँ से अगर हम देखें तो कई ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलते हैं, ओके। सो ये जो ऑब्जर्वेशंस है, क्या ऑब्जर्वेशंस है, पहला ऑब्जर्वेशन तो तुम ये देख सकते हो कि अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर टोटल टर्म +1 हो जाती है, मतलब यहाँ 2 है तो 1 2 3 टर्म्स हो जाती है, यहाँ पर 3 है तो 1 2 3 4 टर्म हो जाती है, यहाँ पर 4 है तो उसे 1 2 3 4 5 टर्म हो जाती है, ओके। सो ये तो हमारा ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया कि से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू से पावर और से इंडेक्स वर्ड भी यूज करते हैं यहाँ पर +1 डन। ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन रहा। देन दूसरा ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो वो क्या है, दूसरा ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो हमें पता चल रहा है, देखो कि यहाँ पर x की स्क्वायर है, फिर x का 1 है, फिर x का 0 है दैट इज 1, ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और 1 इज x⁻0 हम लिख सकते हैं। वैसे ही देखो यहाँ पे x का क्यूब है, फिर x का स्क्वायर है, फिर x है और फिर x⁻0 है, मतलब कि x की पावर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जो इंडेक्स होगी वहीं से स्टार्ट होती है, जैसे x क्यूब, फिर x², फिर x⁻1, फिर x⁻0, मतलब n जो है हमारा मेन वहां से स्टार्ट करके 0 तक जाती है। सो x पावर ऑफ x, ओके, पावर ऑफ x जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड पावर ऑफ y देखो, यहाँ पर देखो y⁻0 हम बोल सकते हैं, सो दैट इज 1, और यहाँ पर देखो y⁻0 दैट इज 1, देन y⁻1 फिर y⁻2, तो कहाँ तक जाना है 2। तो वैसे ही यहाँ पर y⁻0 1, y⁻1, y⁻2, y⁻3, तो पावर ऑफ x तो बढ़ रहा है लेकिन पावर ऑफ y जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नहीं x कम हो, क्या 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 x कम हो रहा है, हाँ उल्टा लग दिया हमने, हाँ ओके। सो पावर ऑफ x जो है वो क्या हो रहा है, पावर ऑफ x कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और पावर ऑफ y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डन, ओके। सो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। एक और ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा क्या, कि देखो यहाँ पे इंडेक्स और पावर कितनी है 2, तो हर टर्म में देखो 2 होता है पावर, टोटल पावर। यहाँ पे
2 है और y रेस टू कितना है 0, सो 0 प्लस 2 2। यहाँ पर देखो ये 1 तो 1 प्लस 1 2। यहाँ पर देखो y रेस टू 2 और से x रेस टू 0 तो 2 प्लस 0 2। वैसे ही यहाँ पर 3 है तो देखो हर टर्म में पावर का सम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो x रेस टू 3 y रेस टू 0 तो 3 प्लस 0 3। यहाँ पर 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 0 3। डन, समझ में आया? ओके, सो जो पावर है, पावर ऑफ ईच टर्म इज और से सम ऑफ पावर ऑफ सम ऑफ द पावर, ओके, सम ऑफ पावर ऑफ से ईच टर्म इज से इंडेक्स गिवन टू सॉल्व। जो भी इंडेक्स और जो पावर हमें सॉल्व करने को बोला है उसके जितना ही होगा। ओके, तीनों ऑब्जर्वेशन समझ में आ गए। पहला क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5। देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, x की वैल्यू कम होती जा रही है, x की पावर और y की पावर बढ़ती जा रही है। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन कि जो पावर है वो सबका जो पावर का सपोज फर्स्ट टर्म है उसमें x और y की पावर की जो वैल्यू है उसका सम कर दे तो वो टोटल पावर जितना आ जाएगा। दूसरे टर्म में भी ऐसा ही होगा, तीसरे टर्म में भी ऐसा ही होगा, लाइक दैट। अंडरस्टूड? ये हमारी ऑब्जर्वेशंस थी। अब आगे और एक चीज देखें तो हमें पता चलेगा क्या कि सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं से इंडेक्स एंड से यहाँ पर लिखते हैं हम कोएफिशिएंट। इंडेक्स लिखते हैं और से लिखते हैं कोएफिशिएंट। तो देखो कि अगर इंडेक्स और कोएफिशिएंट लिखे हम तो हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या है से 1 है, उसके बाद क्या है 1 and 1 है, फिर उसके बाद क्या है 1 2 1, ओके, उसके बाद क्या है कोएफिशिएंट 1 3 3 1। तो अगर कोएफिशिएंट हम ले मतलब कैसे इंडेक्स हम ले 0, तो इंडेक्स 0 ले ले तो हमारा तो आंसर ही क्या आ गया डायरेक्टली, कोएफिशिएंट एक ही टर्म है और कोएफिशिएंट क्या आ गया से 1, सो से यहाँ आ गया हमारा 1। फिर इंडेक्स सपोज हम 1 ले ले तो क्या आ रहा है, तो 1 ले ले तो आ रहा है 1 and 1, ओके, तो वो आ जा रहा है से 1 से 1। फिर इंडेक्स हमसे पावर हम 2 ले लें तो कितना हो रहा है से देखो 2, तो 1 2 and 1, ओके, सो देखो से 1 2 एंड से 1, ओके। फिर पावर से 3 लेते हैं, सो 3 पावर में क्या है 1 3 3 एंड 1, सो है हमारे पास से 1 3 3 एंड से। समझ में आ रहा है? हम पावर लिख रहे हैं, कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, एक साइड पावर एक साइड कोएफिशिएंट। देन फोर्थ, तो फोर्थ का आंसर ये रहा 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, ओके, सो से अगर पावर हम 4 लेंगे सो 1 4 6 4 से 1। तो वैसे ही आगे बढ़ते जाए तो ऐसे आता जा रहा है। अब हम इसको अगर एनालिसिस करें तो हमें पता चल रहा है, पहले तो हमें नहीं पता, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे जा रहे हैं तो सारे ही 1 1 1 आ रहे हैं, और ये दूसरी एज पे जा रहे हैं तो वो भी सारे क्या आ रहे हैं 1 आ रहे हैं, ओके। तो ये लोग जो बीच वाले हैं वहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो कैसे आ रहे हैं वहीं पे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम देख सकते हैं कि ये 1 और ये 1 दोनों का अगर सम कर दे 1 + 1 तो वो कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। यहाँ पर देखो 1 + 2 कर दे तो वो हो जा रहा है 3, यहाँ पर 2 + 1 कर दे तो वो भी हो जा रहा है 3, यहाँ पर 1 + 3 करे तो हो जा रहा है 4, यहाँ पर 3 + 3 करे तो हो जा रहा है 6, यहाँ पर 3 + 1 करे तो हो जा रहा है 4, लाइक दैट। सो मतलब कि रिलेशंस तो है,
ओके अगर अभी 5 के मुझे लिखने होंगे तो मैं कैसे लिख दूंगा कि भाई यहाँ पे 1 है तो यहाँ ये 5 और यहाँ पे क्या है 1 + 4 से 5 then 4 + 6 10 then 4 + 6 10 and 4 + 1 से 5। तो अब कोएफिशिएंट अगर मिल गया मुझे तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। कैसे? क्योंकि ऑब्जर्वेशंस तो हमने लिखे हुए ही है, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन तो ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड हो ही जाएंगे। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो अगर मैं x⁵ लिखूं, क्या लिख रहा हूँ x + y ⁵ लिख रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 होनी चाहिए। तो देखो 6 ही कोएफिशिएंट होंगे 1 2 3 4 5 और लास्ट में 1 दैट इज 6। ओके तो 6 हो गए, पहला ऑब्जर्वेशन फुलफिल्ड। देन सेकंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन भी फुलफिल्ड हो ही जाएगा अगर हम सेकंड लिख दे तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर हम ऐसे ही लिखते जाए तो पहला है 1 तो x⁵ क्या हो जाएगा से 5 ओके और y⁵0 और 1 था। देन से 5 है सो से 5 x⁴ एंड y⁴1 देन से प्लस 10 x⁵³ एंड y⁴² प्लस फिर से 10 x का स्क्वायर और y का क्यूब, फिर प्लस 5 x और y⁴ प्लस 1 तो से y 1 है तो x तो ⁵0 हो गया और y⁴ क्या हो जाएगा 5। सो दिस इज आवर x + y ⁵5। डायरेक्टली अगर ये टेबल हमारे पास है तो हमें डायरेक्टली ये ट्राइंगल हमारे पास है सो वी कैन सॉल्व डायरेक्टली। तो एटलीस्ट जो वो वाला था यहाँ पर हमने बोला कि x + y ⁵10 ओके उसके करने के लिए हमारे पास या तो से x + y ⁵5 एंड x + y ⁵5 ऐसे चाहिए, दोनों के मल्टीप्लिकेशन करोगे तब जाके 10 होगा, या फिर x + y ⁵6 एंड x + y ⁵4 वैसा कुछ के आंसर होने चाहिए तो 6 + 4 10 होगा, या फिर x + y ⁵9 एंड x + y उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x + y ⁵10 का आंसर मिलेगा। अंडरस्टूड? ओके तो ये उससे तो ये मेथड इजी है। ओके इजी तो है, उससे थोड़ा टाइम हमारा बच जाएगा। ओके उसमें तो कितना टाइम लगता है, इसमें बच जाएगा, सिर्फ हमें कोएफिशिएंट पता करना है ऐसे नीचे नीचे जा करके। सो हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो एक्सपांड करना है बाइनोमियल को, हमें जो एक्सपांड करना है वो हमें पता चल जाएगा। अगेन ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल को बोलते हैं पास्कल्स ट्राइंगल। ब्लेज पास्कल जो हमारे साइंटिस्ट थे कि ब्लेज, तो ब्लेज पास्कल्स ट्राइंगल, तो ये है पास्कल्स ट्राइंगल, उन्होंने दिया था। एक्चुअली यही चीज़ हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने बहुत सालों पहले इंडियन मैथमेटिशियन ने बता दी है। उनका नाम भी गिवन है मेरू। ओके इसको एक तुमने अगर ध्यान से तुम देखो यहाँ लिखा हुआ ही है, कहाँ गया, मेरू प्रास्तारा। ओके मेरू प्रास्तारा बाई पिंगला। सो जो हमारे पिंगला नाम के मैथमेटिशियन थे उन्होंने नाम दिया था मेरू प्रास्तारा। ओके सो मेरू प्रास्तारा हमारा ये किसने दिया था, पिंगला नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था। बट हम तो अभी नई जनरेशन के हिसाब से जो गिवन है वही पैटेंट और वो है, ये पेज पे है, ये जो पास्कल्स ट्राइंगल है उसमें जो फर्स्ट पैरा है उसमें लास्ट लाइन ओके बाई पिंगला लिखा हुआ है। सो वो इंडियन मैथमेटिशियन थे। ओके और उन्होंने पहले ही ये दे दिया था। नाम भी देखो मेरू प्रास्तारा, मतलब मेरू पर्वत का नाम है, माउंटेन का नाम है मेरू पर्वत। ओके तुम्हें याद हो तो जब से समुद्र मंथन किया था तब वो पर्वत को लेने की बात चल रही थी। ओके मेरू पर्वत तो बहुत बड़ा है साइज में, इसीलिए तो यहाँ पर भी वो बता रहे हैं, तो मेरू प्रास्तारा ऐसा नाम है। अगेन ये तो इन्फॉर्मेशन की बात है, मतलब हमारे स्टूडेंट को पता रहे कि भाई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें, और हम तो बोल दे कि सारी की सारी चीज़ें हमें पहले से पता थी एंड देन वो यूरोपियन कंट्रीज के पास, वेस्टर्न कल्चर के पास गई है। ओके तो ये हमारा है पास्कल्स ट्रायंगल।
तो कंपैरेटिवली जो फर्स्ट मेथड है उससे तो ये इजी है। डन। ओके, फर्स्ट मेथड से तो इजी है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इन द सेंस टाइम लगता है। ओके, अभी भी टाइम लग रहा है, इतना टाइम तो लग ही रहा है कि भाई चलो मुझे अगर x प्लस वाई होल रेस टू 20 है, 20 तो कैसे करूँ, तब तो मुझे कितना दूर तक जाना पड़ेगा ये कोएफिशिएंट निकालने के लिए। ओके, कितना नीचे जाना पड़ेगा। सो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक जनरल फॉर्मूला ही दे दे तो हम डायरेक्टली लिख पाए। तो यस, जनरल फॉर्मूला इज ऑल्सो देयर। सो वो जनरल फॉर्मूला ही है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। तो जनरल फॉर्मूला से पहले कई फॉर्मूलाज जो है हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, वो मैं बता देता हूँ। हमने लास्ट चैप्टर ही वो किया था तो तुम्हें याद ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। से NC0 हो तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आएगा। यस, ओके। से NC1 हो उसका आंसर क्या आएगा? N आएगा। यस, और से NCN हो उसका आंसर क्या आएगा? नहीं, 1 आएगा। ओके, सो ये याद रखना, और वो हमारा मेन फॉर्मूला था वो NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला याद रखना है। और एक मैंने एक तुम्हें लॉजिक के लिए भी फॉर्मूला बताया था, कौन सा, कि अगर NCR है और से इज इक्वल्स टू NCN माइनस R, मतलब कि ये दोनों का अगर तुम सम करोगे तो NCN बन जाएगा। ये भी एक है, इसका यूज कम आएगा एक्चुअली, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसका यूज आएगा। वो कैसे? जैसे कि तुम्हारे पास है N और से तुम्हारे पास वैल्यू है 5C3 एंड 5C2। ओके, तो अगर ये ऊपर तो n है तुम्हारा, ओके 5, अगर ये जो तुम्हारा r है, ये r और ये r का सम करो और वो n जितना है तो वो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। मतलब 5C3 और 5C2 की वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि 3 + 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5। ओके, तो ये फंडा बहुत ज्यादा, ये 3, ये 4 और ये 5, ये भी है फॉर्मूला, उसका यूज बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल यूज होगा, बट ये 5 फॉर्मूला का तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला। डन। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो फॉर्मूला कैसे डिराइव करें? तो सपोज हम लिखते हैं कि हमारा से x प्लस y टू द होल स्क्वायर, सो से x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो क्या कर रहे हैं आप? तो यहाँ पर तो पहले क्या है? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट कैसे आया? तो तुम जस्ट सी, ये कोएफिशिएंट कितना है? से n हमारा क्या हो गया है? 2। n हमारा क्या हो गया है? 2। सो ये हो जाएगा से 2C0। अभी हमने डिस्कस किया NC0 की वैल्यू क्या आती है? 1। ओके, NC0 की वैल्यू क्या आती है? 1। तो 2C0 की वैल्यू भी आएगी 1। सो ये आ गया 2C0, देन x रेज टू 2 प्लस यहाँ पे आया है 2, तो अब मैं ऐसा कर रहा हूँ 2C1। ओके, सो 2C1 की वैल्यू क्या आएगी? 2। क्यों? अभी हमने किया NC1, तो NC1 की वैल्यू क्या आएगी? n, तो 2C1 की वैल्यू क्या आएगी? 2। डन। ओके, तो वो हमने उसकी वजह लिख लिया 2C1, देन यहाँ पर लिखा 2C1 एंड से x और y तो है ही, प्लस यहाँ के कोएफिशिएंट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? से 2C2। तो NCN का आंसर क्या आएगा? 1। ओके, तो यहाँ पर 1 ही है, सो दैट इज से y स्क्वायर। तो ये एक फंडा हमें मिल गया, ये एक रूल हमें मिल गया कि जो भी कोएफिशिएंट है वो एक्चुअली ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। और एक देखते हैं आगे, देखो x प्लस y टू दी होल क्यूब, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है से x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब, ये है। तो उसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, कैसे? से 3C0, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। देन ये कोएफिशिएंट को क्या लिख सकते हैं? ये कोएफिशिएंट को हम लिख सकते हैं 3C1, तो NC1 का आंसर क्या आएगा? n, तो वो आ गया 3।
देन इसको हम क्या लिख सकते हैं 3c2। अब देखो यहाँ 0 1 2 आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे भी यहाँ पे 0 1 एंड 2, तो 3c1 एंड 3c2 अभी ही जस्ट मैंने बताया ये वाला रूल। नीचे के दोनों को सम करो तो वो n जितना हो जाए तो वो दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर देखो कि 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा दोनों, तो 3c1 और 3c2 की वैल्यू सेम हो जाएगी। 3c1 की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3c2 की वैल्यू भी वही होगी। तुम्हें करना हो तो कर सकते हो, जैसे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 × 1 और ये हो जाएगा 2 2 कट हो गया तो आंसर आ गया 3। डन। ओके, एंड ये जो यहाँ पे 1 है उसका क्या होगा, सो अगेन से 3c3, तो NCN का आंसर भी क्या आता है 1। समझ में आया? ओके, तो हमने क्या देखा ऑब्जर्वेशन से कि जो भी कोएफिशिएंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब कि से NC0 NC1 NC2 कहाँ तक जा रहे हैं NCN तक जा रहे हैं। ओके, तो ये हमें एक लॉजिक मिल गया और बस ये लॉजिक याद रखो। और एट द सेम टाइम वो तो हमें पता ही है कि x के जो पावर है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और y के पावर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। दैट्स इट, खत्म। तो तुम्हें कोई भी दिया हुआ हो तो तुम लिख सकते हो। समझ में आया? कोई भी गिवन हो तो लिख सकते हो। तो अब जैसे कि हम कोई भी गिवन हो तो लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं, देखो यहीं पे लिखे, चलो यहीं पे लिखते हैं से अब लिखते हैं हम x + y होल रेज़ टू n के लिए। ओके, तो n के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो nc पहला 0, तो nc 0। देन अब यहाँ पर हम क्या लेंगे x रेज़ टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो पावर है वो, सो दैट इज n, y रेज़ टू 0। ओके, प्लस nc1, x रेज़ टू क्या हो जाएगा n - 1, एक डिक्रीज हुआ और यहाँ पे एक आ गया से y, प्लस nc2, x रेज़ टू n - 2 एंड y रेज़ टू 2, प्लस nc3, x रेज़ टू n - 3 एंड y रेज़ टू 3, प्लस डॉट 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 करेंगे, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी ncn, x रेज़ टू 0 हो जाएगा तो n - n 0 एंड y रेज़ टू क्या हो जाएगा n। दैट्स इट, यही है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। तो तुम्हें या तो ये याद रखना है और ये भी याद ना रहे, ये तो याद रख रहे, इजी है, याद रह जाएगा, वैसा ही है। उससे भी एक छोटा फॉर्मेट है, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कि x + y होल रेज़ टू n इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, यहाँ पर तुम देख सकते हो nc0 nc1 nc2, मतलब कि यहाँ पर nc और वैल्यू आगे बढ़ रही है 0 1 2 3 4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ से r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया NCR। तो पहला क्या हो जाएगा NCR, दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब पहला क्या हो जाएगा NC0, दूसरा क्या हो जाएगा NC1, तीसरा क्या हो जाएगा NC2। डन। ओके, सबका सम किया है, समेशन मतलब सबका सम। और क्या है, तो और देखो यहाँ पर x रेज़ टू क्या है, तो x रेज़ टू देखो यहाँ पर n है। ओके, यहाँ पर n - 1 है, यहाँ पर n - 2 है, मतलब कि x रेज़ टू यहाँ पर n है तो n - 0 है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो 0 है वही यहाँ पर है, ये जो 1 है वही यहाँ पर है, ये जो 2 है वही यहाँ पर है, तो मैं लिख सकता हूँ x रेज़ टू से n - r एंड y, तो y रेज़ टू देखो तुम, यहाँ पे y रेज़ टू 0 तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो y रेज़ टू क्या हो जाएगा से, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, जनरल बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला, summation of NCR where r is equals to 0 to n, x raised to n minus r, y raised to r. Done. ये कैसे आया, ये जरूरी था समझने के लिए कि हम पूरे चैप्टर में क्या करने वाले। ये पूरे चैप्टर का बेसिक यहाँ पे खत्म हो गया, पूरे चैप्टर का बेसिक। अब डिफरेंट लॉजिक लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे, दैट्स इट। लेकिन ये पूरा बेसिक है कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अब मुझे कोई भी बोले कि भाई x + y होल रेज़ टू 20 का फॉर्मूला बताओ, तो हम बता देंगे कि भाई से 20c0 देन x रेज़ टू 20
y रेज टू 0 प्लस 20c1 x रेज टू 20 माइनस 1 दैट इज 19 एंड y रेज टू 1 लाइक दैट। समझ में आया? वैसे करके आगे बढ़ते रहना है और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना है। अंडरस्टूड? फॉर्मूला याद रह गया? पक्का? श्योर ना? चलो तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो से एक्सरसाइज हमारा तो 8 है, नई बुक के हिसाब से 7.1। ओके तो देखो क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट न्यूमेरिकल नहीं न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। सो से 1 माइनस 2x होल रेज टू 5। क्या बोल रहे हैं? 1 माइनस 2x होल रेज टू 5। इसको क्या करना है? इसको हमें एक्सपांड करना है। ओके तो सबसे पहले तो सारे ही न्यूमेरिकल में तुम अपना बाइनोमियल थ्योरम का जनरल इक्वेशन लिख दो। ओके उससे पहले यहाँ पे हमारा बाइनोमियल थ्योरम का जनरल इक्वेशन प्लस में है तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 2x होल रेज टू 5। डन? तो वो हमने कर दिया। प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। सिंपल। अब हम जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। सो से x प्लस वाई whole raised to n is equals to summation of r is equals to 0 to n NCR x raised to n minus r y raised to r. This is the general formula. डन? ओके स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले वैल्यू ही पुट करते जाओ। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे से इज इक्वल्स टू एन सी आर। तो आर की जगह पहले क्या लिखना है? 0। सो एन क्या है हमारा? 5। सो से 5 सी आर की जगह 0 देन एक्स। तो एक्स क्या है हमारा? 1। ओके देखो आराम से कैलकुलेशन फास्ट करना, लेकिन पहला स्टेप आराम से। 1 रेज टू n माइनस आर। तो हमारा n है 5 और r तो 0 है अभी। सो इसे 5 माइनस 0। ओके देन y। तो y क्या है मेरा? y है ये x है और ये y है। सो y है मेरा माइनस 2x होल रेज टू r। तो होल रेज टू क्या हो गया? 0। डन? पहला स्टेप प्लस पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म। तो अब r की जगह क्या लिख देंगे हम? 1। सो से 5 c1 x की जगह 1 है देन 5 माइनस 1 एंड देन y की जगह है माइनस 2x। तो माइनस 2x होल रेज टू 1। डन? समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट तो अब तो फटाफट 5c2 देन 1 रेज टू 5 माइनस 2 देन माइनस 2x होल रेज टू 2 प्लस 5c3 1 रेज टू 5 माइनस 3 and minus 2x raised to 3 then 5c4 1 raised to 5 minus 4 minus 2x whole raised to 4 plus 5c5 1 raised to 5 minus 5 and minus 2x whole raised to 5। that's it। लिख दिया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली लिख दिया। सॉल्व करो, आंसर आ गया। अब वो जो मैंने तुम्हें फॉर्मूलाज बताए वो याद करने हैं, उसी का यूज करना है। नहीं तो ये सॉल्व करते करते बहुत टाइम 15 मिनट 20 मिनट हो जाएगी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते करते। तो वो फंडा वो फॉर्मूला याद रखने हैं। 5c0 की वैल्यू क्या आएगी? 1। ओके सो ये हो गया 1 रेज टू एनीथिंग 1 एनीथिंग रेज टू 0 1। डन? ओके सब 1 हो गया। यहाँ पे 5c1 मतलब के nc1 की वैल्यू n। ओके तो दैट इज 5 देन 1 रेज टू एनीथिंग 1 देन माइनस 2x रेज टू 1 तो माइनस 2x देन नेक्स्ट से 5c2 तो 5c2। अब 5c2 हमें नहीं पता है
तो 5c2 करना पड़ेगा। ओके, तो 5c2 कैसे होगा? 5c2 करेंगे हम से 5c2 सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus 2 that is 3 factorial into 2 factorial. So say 5 yes 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. तो ये 3 factorial गया 20 by 2 that is 10. So यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? कहाँ 5c2 के लिए से 10 1 raised to anything 1 minus 2x raised to 2. So minus 2 का हो जाएगा 4, x का होगा x स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा प्लस. सो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर. देन नेक्स्ट 5c3. तो 5c3 की वैल्यू कितनी होगी? सेम इतनी होगी. यस करेक्ट. सो 5c2 एंड 5c3 सेम होंगे क्योंकि 2 plus 3 करेंगे तो वो 5 हो जाता है. सो आंसर यहाँ पे वही यही चीज देखनी है तो तुम जल्दी जल्दी कर पाओगे. 10 देन अगेन 1 देन से 2 का क्यूब से 2 का क्यूब 8 देन x क्यूब और माइनस 8. हाँ यस माइनस आएगा. देन 5c4 तो क्या आएगा आंसर? तो 5c4 एंड 5c1 सेम हो जाएंगे. 4 plus 1 5. तो 5c1 क्या था हमारा? 5c1 था हमारा 5. तो 5c4 भी क्या हो जाएगा? 5 अगेन 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 raised to 4. 2 raised to 4 हो जाएगा 16 और x raised to 4. एंड देन प्लस से 5c5. तो 5c5 क्या हो जाएगा? NCN. हाँ NCN कितना? ये हमारा 1 आएगा. 1 आएगा यस. तो यहाँ पे 1 देन 1 raised to 0 1 एंड से यहाँ पे आ जाएगा माइनस 32 x raised to 5. दैट्स इट. सो 1 1 1 1 देन से 5 2 10 minus 10x. ओके then say 4 times are 40x square plus 40x square plus say plus नहीं minus है so minus 10 8 are 80 x cube. okay then plus 16 5 are 80 again x raised to 4 then minus 32 and x raised to 5. डन. तो ये जो हमारा था उसका सॉल्यूशन हमारा ये है -30. ये हमारा सॉल्यूशन दैट इज एक्सपांड करो तो एक्सपांड कर दिया हमने. दिस इज द आंसर. ओके पीछे कैसे लिखा होगा? पीछे ये टर्म को पहले लिखा होगा फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये. ओके क्योंकि हम वैसे ही लिखते हैं. सो लाइक दैट. सो 1 माइनस ऐसे ही लिखा हुआ है, चेंज नहीं किया हुआ है. सो दिस इज द आंसर. अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ये जो कैलकुलेशन हम फास्ट कर रहे हैं कि भाई NC0 तो 1 होता है, NCN तो NCN भी 1 होता है और से NC1 तो वो होता है N. ओके और ये जो हमने सेम बात की वो 5C1 और 5C4 सेम होगा, 5C2 और 5C3 सेम होगा. वो सब लॉजिक यूज करके करो, नहीं तो हर बार अगर हम ऐसे कैलकुलेट करने गए सो टाइम ज्यादा जाएगा. तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हमें यूज करनी है. दैट्स इट. करते रहने हैं. न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे. ओके तो 5 न्यूमेरिकल ऐसे हैं. यस 5 है तो 5 हो जाएंगे. अब उसके बाद थोड़े अलग है. देखो 6th वाला न्यूमेरिकल देखते हैं हम. तुम आज ही ट्राई कर लेना. आज मतलब जब नेक्स्ट क्लास हो उससे पहले ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर छूट ना जाए. क्योंकि फिर तुम बाद में ट्राई करोगे तो शायद डाउट रह जाए. तो जितना अभी लेटेस्ट में पढ़ा हुआ है, सपोज तुम्हारी परसों एग्जाम है तो परसों एग्जाम के बाद पहले ये न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेना. ओके चलो. सो अब हम देखते हैं ऐसे 6th न्यूमेरिकल. 6th न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट करो. तो क्या इवेल्युएट करना है? 96 का क्यूब. 100 minus 4. यस ओके. तो हमें वही चीज करनी है. इसको हम लिख लेंगे से 100 minus 4 टू द होल क्यूब. अब हम कर सकते हैं बाइनोमियल थियरम का यूज करके बोल रहा है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो हम तो 96 into 96 into 96 करके भी आंसर ले आएंगे. ओके बट बोला है यूजिंग बाइनोमियल थियरम तो हम बाइनोमियल थियरम यूज करेंगे. अगेन इसको लिखने के लिए तुम
90 प्लस 6 भी लिख सकते हो तुम, से 95 प्लस 1 लिख सकते हो। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, 92 प्लस 4 भी लिख सकते हैं हम। बट इजी ये रहेगा क्यों, क्योंकि 100 है तो 100 की पावर्स करने में इजी रह जाएगी कंपेयर टू 90, 95, 92। डन। ओके, तो वो लॉजिकली अच्छे से यूज करना है। अगेन सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू से 100 प्लस -4 होल रेज टू क्यूब। ओके, और ये हमने लिख दिया है 100 प्लस, अब देखो तुम ऐसे मत कर देना सर ये हमें तो क्यूब का तो फॉर्मूला याद ही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वो मत कर देना। बोला है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम तो हमें एनसीआर वो वाला लगाना पड़ेगा। सो ये हमने लिख दिया है, और बाइनो पहले तो फॉर्मूला लिख लो। सो से एक्स प्लस वाई होल रेज टू एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आर रेज टू 0 से एन तक एन सी आर and x raised to n minus r and y raised to r. So this is our general formula. जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर हम गिने तो हमारा सबसे पहला हो जाएगा n है हमारा, देखो पहले ही आइडेंटिफाई कर लो, हमारा n है 3, हमारा x है 100 और हमारा y है -4। यस, सो पहला है NCR मतलब से 3C और r पहले तो 0 लेंगे तो 3c 0 x रेज टू 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3। ओके, एंड से y रेज टू 0, तो y रेज टू 0 1 होगा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। डन। ओके, लेकिन यहाँ x लिख दिया मैंने। x रेज टू क्यूब तो मेरा x क्या है 100, सो से 100 का क्यूब। ओके, देन y रेज टू 0 1 होगा तो वो टर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ। देन प्लस। ओके, तो जो ये प्लस आया है कहाँ गया, हाँ, अब दूसरा, सो से 3c1 एंड देन से x तो 100 होल रेज टू n माइनस r तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, और दूसरा y तो y है मेरा -4 और -4 रेज टू क्या है 1 प्लस 3c2 अगेन 100 होल रेज टू 100 रेज टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। ओके, एंड देन -4 रेज टू से 2 एंड देन लास्ट 3c3 100 रेज टू 3 माइनस 3 0 एंड -4 रेज टू क्यूब। डन, समझ में आ रहा है। एंड देन अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, NC0 की वैल्यू क्या आएगी, NC0 1, यस, तो ये आ गया 1। देन ये 100 का क्यूब है, सो 1 2 3 4 5 6। डन। देन नेक्स्ट यहाँ पर -212 और 40। हाँ, ओके, सो क्या होगा, देखो माइनस क्या है 3c1 मतलब NC1 का आंसर क्या आएगा n, तो मतलब 3 आएगा। यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 तो 3 4 जा 12, ये माइनस है तो 12 और 12 इंटू से 4 0, सो 1 2 1 2 3 4, सही है। हाँ, ओके, देन नेक्स्ट तो 3c2, अब जो 3c2 है और 3c1 है उसका आंसर सेम हो जाएगा क्योंकि 3c2 और 3c1 सेम हो गए। ओके, क्योंकि 1 + 2 3 होता है, तो 3c1 का आंसर क्या आया था 3, तो इसका आंसर भी आएगा 3। अगेन 3 4 जा 12। ओके, और तो यहाँ पे 3 4 का स्क्वायर है ना, ओह सॉरी, यस, ओके, तो 4 का स्क्वायर है तो 16 एंड 16 3 जा 48, सो 4800 आएगा। ओके, माइनस का प्लस हो जाएगा। एंड देन NCN का आंसर क्या आएगा 1। ओके, सो 1, ये भी 1 और ये कितना हो जाएगा 64, लेकिन माइनस, अरे -64। दैट्स इट, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। प्लस वाले पहले कर लो, और ये हो गए हैं 1 2 0 0 6 4। ओके, और ये हो गए हैं 1 0 0 4 8 0 0 -1 0 0 6 4। डन, माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, सो कितना है 12 गया ना, तो ये सपोज 10 एंड
11 यस ओके, तो 10 और यहाँ पे है 12, तो आंसर आएगा से 8 8 8 8 टाइप आंसर आएगा। ओके कर लो कैसे, 1 0 0 4 8 0 0, देन कितना है से 6 4 6 4 0 0 एंड से 1 एंड 2। सो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, सो यहाँ पे हम काटेंगे 7 9 10, 8 4 7 3 तो यहाँ कितना आया 6 3 3 6 आया ना, हाँ। यस हाँ, तो कितना आ गया 7 4 और 8 हाँ ये 0 ये 9 और यहाँ पर 10, तो कितना हो गया 8 और 8 8 4 7 3 6, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। Done? इसको आराम से 96 का क्यूब करके कर सकते थे लेकिन वो तो कर सकते थे लेकिन हमें प्रैक्टिस करवाने के लिए, ओके प्रैक्टिस करवाने के लिए ये किया जाता है। अंडरस्टूड? डन? ओके, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स भी तुमसे हो जाएंगे। देन से 10th वाला देखते हैं क्या बोल रहे हैं 10th में। यूजिंग बाइनोमियल थियरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 रेज़ टू 10,000 और से 1000। ओके चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है ये 10th वाला। तो बाइनोमियल थियरम का यूज करके बताओ कि कौन सा नंबर बड़ा है। एक नंबर तो है 1.1 रेज़ टू 1000 नहीं 10,000। अभी कहाँ तक चल हाँ? और दूसरा है 1000। ओके, तो ये दोनों में से कौन सा बड़ा है हमें पता ही है यार। 1.1 का ये करोगे 1 का कर दे तो आंसर 1 आता है, लेकिन 1.1 का करोगे तो वो बढ़ जाएगा। ओके, हमें पता ही है वो बड़ा है, लेकिन हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके करना है। अब तो वो करेंगे कैसे, चलो पहले यहाँ बाइनोमियल थ्योरम को इस पे एक्सपांड करें, तो इसका सिंपल फॉर्म लिखेंगे। कहाँ तक एक्सपांड करोगे? वही बता रहा हूँ। सो 1 प्लस से यहाँ पर लिख दिया हमने 0.1 होल रेज़ टू से 10,000। डन? ओके, ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस 0.1 होल रेज़ टू से 10,000। सो इसको हम लिख सकते हैं 1.1 रेज़ टू 10,000। ओके, सो अभी हमारा जनरल फार्मूला लिख दे, तो जनरल फार्मूला इज से x प्लस y होल रेज़ टू n is equals to summation r raised to 0 n c r x raised to n minus r and y raised to r. Done? अब हम एक्सपांड कर रहे हैं, तो एक्सपांड कहां तक करना पड़ेगा, NCN तक। NCN मतलब 10,000 C0, 10,000 C1, 10,000 C2, 10,000 C3, वहां तक करना पड़ेगा हमें। बट हम एक के बाद एक करेंगे और जितना पता है, जितना हमारा आंसर पता चल जाए वहां तक करेंगे। कहने का मीनिंग है हम 10,000 C 10,000 तक नहीं जाएंगे, हमारा जहाँ ओके नहीं तो खत्म, मैथ्स खत्म हमारा। ओके, तो हम जाएंगे जहां तक पॉसिबल हो। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप, दैट इज n क्या है हमारा 10,000। सो से 10,000 C0। ओके, देन x क्या है हमारा 1 रेज़ टू 10,000। देन y क्या है हमारा 0.1 होल रेज़ टू 0, तो वो तो 1 हो जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। एनीथिंग रेज़ टू 0 1। ओके, तो ये पहला टर्म आ गया, पहले टर्म समझ में आ गया। ओके, तो पहले टर्म का ही सॉल्यूशन कर दो अभी। NC0 1। ओके, तो ये हो गया 1, ये 1। ओके, तो पहला टर्म का आंसर तो आ गया हमारा 1। ओके, दूसरा टर्म लिखते हैं। सो दूसरा टर्म है हमारा 10,000 C1, देन 1 रेज़ टू क्या आ जाएगा अब 10,000 माइनस 1 आएगा, करेक्ट NCR। और दूसरा y क्या था हमारा 0.1 रेज़ टू 1। यही आंसर खत्म हो जाएगा। हाँ, ये समझ में आ गया। ओके, देन ये हमारा है बीच में प्लस 10,000 C1, तो NC1 का आंसर क्या है n, तो 10,000। 1 रेज़ टू एनीथिंग 1
इंटू से 0.1 है तो 1/10 है, ऐसा समझो। 0.1 मतलब 1/10, ये 0 कट, ये 0 कट, डन। हाँ, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 1000 इंटू 1 तो 1000, डन। 1001 हो गया ना सर? हाँ, ये तो पता चल गया। ये कितना आया? 1000 एंड प्लस 1, तो दो ही टर्म में हमारा आंसर क्या आ गया? 1001, डन। और इसके आगे तो है अभी डॉट डॉट डॉट, इसके आगे भी है डॉट डॉट डॉट, और इसके आगे भी है डॉट डॉट डॉट, और इसके आगे भी है डॉट डॉट डॉट। ओके, और कहाँ तक है? तो फाइनल लिखना हो तो लिख लेना, से 10,000, सी 10,000, then 1 raised to 0 and 0.1 raised to 10,000. Okay, यहाँ तक जा रहे हैं। We can see that the first term itself is, और यहाँ तक गए तो first term itself is greater than 1000. That's why 1.1 raised to 10,000 is bigger. वैसे हमें सॉल्व करना है। दो ही स्टेप एक्सपांड करेंगे, दो ही टर्म को एक्सपांड करेंगे तो हो जाएगा, डन, सिंपल। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहे हैं से 11 में बोल रहे हैं फाइंड a प्लस बी होल रेज टू 4 माइनस a माइनस बी होल रेज टू 4। पहले ये फाइंड करो, उसके बाद हेंस इवेल्युएट √3 प्लस √2 होल रेज टू 4 माइनस √3 माइनस √2 होल रेज टू 4। अच्छा, पहले ये तो हम इवेल्युएट कर ले, बाद में बात की देखेंगे। दैट इज a प्लस बी होल रेज टू 4 माइनस a माइनस बी होल रेज टू 4, ऐसा गिवन है। a प्लस बी होल रेज टू 4 माइनस a माइनस बी होल रेज टू 4, इसको फाइंड करना है सबसे पहले तो। ओके, तो इसको फाइंड करने से पहले ऐसा करते हैं, हम दोनों को सेपरेटली बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड कर देते हैं। सो सेपरेटली अगर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करो तो कैसा होगा? पहले मैं थ्योरम लिख देता हूँ। सो से x प्लस वाई होल रेज टू n इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ r रेज टू 0 टू n तक n c r x रेज टू n माइनस r एंड y रेज टू r। दिस इज अवर बाइनोमियल थ्योरम। Okay, now we will expand this term first. Say a plus b whole raised to 4, उसको एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा? से 4c0, 4c0, ओके, x मतलब से a रेज टू 4 माइनस 0 दैट इज 4 एंड से b रेज टू 0 तो 1 हो जाएगा, उसको तो नहीं लिख रहे हम। देन सेकेंड 4c1 a रेज टू 3, तो a रेज टू क्या हो जाएगा? 3 एंड b रेज टू क्या हो जाएगा? b रेज टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 a रेज टू 0 एंड b रेज टू 4, डन। बाइनोमियल थ्योरम से हमने एक्सपांड कर दिया। अब वैल्यू पुट कर लो, तो nc0 1 a4 प्लस nc1 4a cube b, यस, देन 4c2 गिनना पड़ेगा। ओके, सो से 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, सो कितना होगा? 4 3 फैक्टोरियल 2 3 6, डन। सो 4 से 2 है हमारा 6, सो से 6 a स्क्वायर b स्क्वायर। 4c1 जो होगा वही 4c3 होगा, क्योंकि 3 प्लस 1 4। 4c1 क्या था? 4, तो ये भी हो जाएगा 4ab क्यूब
प्लस NCN 1 स्क्वायर B4 B4। ओके, तो हमारा आंसर आया A4 प्लस 4 A क्यूब B प्लस 6 A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 4 AB क्यूब प्लस B रेज़ टू 4। दिस इज अवर आंसर। डन। याद रख लेना, जब भी अगर ऐसा गिवन है कि x प्लस वाई होल रेज टू n और दूसरा है x माइनस वाई होल रेज टू n, तो उसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, a माइनस बी होल रेज टू 4। इसका आंसर डिट्टो ऐसा ही आएगा, अल्टरनेट साइन चेंज हो जाएगी, एक प्लस एक माइनस। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा a रेज टू 4 माइनस a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b रेज टू 4। पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, समझ में आया? नाउ हमें ये और ये दोनों के बीच में माइनस है, वो माइनस भी करना है। तो अगर हम ये दोनों के बीच में माइनस करें तो साइन और चेंज हो जाएगी। ओके, कटेगा मतलब से? हाँ, माइनस कर देंगे ना हम, हाँ। दिस माइनस दिस, तो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस है वो प्लस, और ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस। अब दोनों को हम देख लेते हैं, ये a रेज़ टू प्लस 4 माइनस 4, ये कट हो गया। देन से 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस और माइनस, ये भी कट हो गया। देन से b रेज़ टू 4 प्लस एंड माइनस, ये भी कट हो गया। तो बाकी क्या रहा? बाकी रहा हमारा 4a क्यूब b, और यहाँ पर भी 4a क्यूब b, दैट इज 8a क्यूब b, देन 4ab क्यूब और 4ab क्यूब, दैट इज 8ab क्यूब। दैट्स इट, हो गया। सो दैट इज आवर आंसर। फाइंड करो, तो फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट बोल रहे हैं हेंस द इवेल्युएट, ये इवेल्युएट करो क्या? √3 प्लस √2 होल रेज टू 4 माइनस √3 माइनस √2 होल रेज टू 4। तो देखो ये तो यही है, a √3 है, b √2 है, वापस वही सब सेम ही है। तो अगर इसका आंसर ये है तो इसका आंसर भी हम यही लिख सकते हैं डायरेक्टली, एक ही जगह √3 पुट करेंगे। करेक्ट। सो 8 और एक ही जगह हम √3 पुट करेंगे, सो से √3 टू द होल क्यूब, एंड b की जगह हम √2 पुट करेंगे, सो √2 प्लस 8 एक ही जगह वापस √3 और b की जगह क्या? √2 टू द होल क्यूब। दैट्स इट। इसका जो आंसर आए वो सो से 8 ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और एक √3 बाकी है और एक √2, तो उसको हम लिख देते हैं से √6 प्लस 8 इंटू √3 √2 इंटू √2, रुको, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और एक √2 बाकी है और यहाँ पे एक √3 है, तो वो हो जाएगा √6। सो यहाँ पे हो गया 8 3 24 √6 प्लस यहाँ पे हो गया 16 √6, सो इट इज इक्वल्स टू से 40 √6। डन, दिस इज द आंसर, 40 √6। सिंपल, ओके। कौन सा था ये? 40 √6, यस, अंडरस्टूड, ओके। इतना रखे तो आज हो जाएगा, बाकी के हो जाएंगे। हाँ, ये 5th तक मैं कर लूंगा, फिर ये 7th 8 और 9। हाँ, ये तो हो जाएगा 5th तक। यस, हमने जो डिस्कस किए हैं, फर्स्ट डिस्कस किया तो उसके बेस पे ही 2nd 3rd 4 5 है। देन हमने 6 डिस्कस किया, उसके जैसा ही 7 8 9 है। हमने 10 ऑलरेडी डिस्कस किया, हमने 11 डिस्कस किया, वैसा ही डिट्टो। देखो अभी ये जो हमने अभी डिस्कस किया वैसा ही है 12 वाला, सिंपल। तो अगर तुम x प्लस 1 होल रेज टू 6 को एक्सपांड कर रहे हो, तो x माइनस 1 होल रेज टू 6 को एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन अल्टरनेट कर दो, लेकिन प्रॉपर वर्डिंग लिखना। ओके, वी कैन राइट ऐसे, छोटा छोटा बहुत छोटा कर दोगे तो कहीं मार्क्स काट सकते हैं। तो जो तुम शॉर्ट ट्रिक्स यूज भी करो तो एटलीस्ट वर्डिंग में यूज करना।
देन ट्राई 13 एंड 14, वो भी इजी है बट लॉजिक तुम्हें लगाना पड़ेगा. शो दैट 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 where n is an positive integer. And 14 है prove that say 3 raised to r ncr is equals to 4 raised to n. तो ये तो 14 वाला तो एकदम इजी है, r की वैल्यू डालते जाओ. ओके तो 4 raised to n प्रूव हो जाएगा. दोनों ट्राई करना. 12 तक का तो हमने कर लिया है ऐसा समझ रहे हैं क्योंकि बाकी सारे सेम ही है. ओके जो फर्स्ट का फर्स्ट किया तो सेकंड थर्ड फोर्थ 5 उसके जैसा है. देन सिक्स्थ किया उसके जैसा ही 7 8 9 है. 10 हमने कर लिया है. 11th अभी किया तो उसके जैसा ही 12th है. तो 12 तक के तो तुम्हारे सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए. वो कंप्लीट हो जाने के बाद 13 और 14 ऑल्सो यू ट्राई. ओके अगर वो नहीं हुए सो 13 एंड 14 वी विल डिस्कस. बट 12 तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वो तो लग रहा है राइट. तो 12 तक का कर लेना और 13 और 14 एटलीस्ट ट्राई करना. अगर नहीं हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो वी विल डिस्कस. मतलब 2-3 दिन में हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा. हाँ आराम से, क्योंकि अब बस ये एक्सरसाइज खत्म हुई. अब डायरेक्टली हमें मिसेलेनियस देखनी है. 5 क्वेश्चन. यस मिसेलेनियस में भी जो 5-6 क्वेश्चंस है दैट इज देयर. ओके वही चीज तो हमारा चैप्टर का, इसलिए तो मैंने बोला कि ये जो मैंने थियरम आया कहाँ से, वो जो मैंने तुम्हें एक्चुअल में बताया दैट इज द मेन थिंग. ओके वो ही है मेन. दैट्स इट. ओके तो ट्राई करना.